महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का क्या स्टेटस है? महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, इन लोगों में आखिरकार किन सीट्स को लेकर आप कह सकते हैं कि एक तरह से फाइट शुरू है? महाराष्ट्र में पहले भी लोकसभा सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 सीट्स हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो दोनों ही तरफ अलायंस बने हैं वो अननेचुरल अलायंस है। पहले तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना का अलायंस, उसके बाद शिवसेना बीजेपी एक साथ थे, लेकिन एनसीपी का एक फैक्शन लेकर अजित पवार के साथ बीजेपी ने जो अलायंस किया है उसमें कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और इन दोनों पोजीशंस को प्रिंसिपली आप देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि कोलिजन करना आसान नहीं होने वाला था। और कहीं ना कहीं जब चुनाव अनाउंस हुए तो उसमें महाराष्ट्र में 5 फेजेज में चुनाव दिया गया, यानी कि कुछ सीट्स ऐसी हो गई जिनमें अब से 1 महीने बाद सीट अनाउंसमेंट हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो प्लान था महायुति का या फिर महाविकास आघाड़ी का कि एक नंबर डिक्लेयर किया जाए कि बीजेपी कितनी सीट्स लड़ रही है, एकनाथ शिंदे कितनी सीट्स लड़ रहे हैं, अजित पवार कितनी सीट्स लड़ रहे हैं, वैसे ही एमवीए में ये प्लान कभी पूरा ही नहीं हो पाया। एक साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट डिक्लेयर करना, ऐसी नौबत महाराष्ट्र में नहीं आई। और इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की सीट शेयरिंग को लेकर कश्मकश है। आपको बता दें कि राजनीति में पिछले 5 सालों में जितना भूचाल महाराष्ट्र में आया है शायद ही देश के किसी प्रदेश में आया हो। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये सारे जो आप फैक्शनलिज्म हुए, स्प्लिट हुए, ये किसके फेवर में काम किया? ये लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तरह से सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चुनाव होने वाले हैं वो शायद महाराष्ट्र स्टेट का ही होगा। 2024 के लिए जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एमवीए की जो सीट शेयरिंग हुई है वो आप कह सकते हैं कि सांगली और भिवंडी, इन 2 सीट्स पर आकर फंसी है। कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं विशाल पाटिल, जो सांगली से लड़ना चाह रहे थे। एक सीनियर कांग्रेस नेता के वो पोते हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं उस समय के, तो इसलिए विशाल पाटिल चाह रहे थे कांग्रेस से लड़े। और कांग्रेस के सभी लोग चाह रहे थे कि वो टिकट कांग्रेस को मिले, लेकिन सांगली की सीट जो है वो उद्धव ठाकरे ने अनाउंस कर दी। चंद्रहार पाटिल नाम का एक कैंडिडेट दिया गया। सेना यूबीटी का ये कहना था कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में उनके पास एक भी सीट नहीं बचने वाली है, वो एक सीट लड़ना चाहते हैं और सांगली ये वो उनकी सीट है। इसके बाद कई तरह की आलोचनाएं हुई, कई चीजें कही गई और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के हर बड़े नेता, नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष हो, सीएलपी लीडर हो, बाला साहब थोराट एक्स पूर्व सीएम हो, पृथ्वीराज चौहान, सभी ने आकर के कहा कि जो किया गया यूपी में उद्धव ठाकरे की तरफ से वो गलत था। कहीं ना कहीं ये प्रपोजल रखा गया कि फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए उन सीट्स पर जिन सीट्स पर कोलिशन नहीं हो पा रहा है। फ्रेंडली फाइट का मतलब यह है कि कांग्रेस का भी उम्मीदवार उस सीट से लड़ेगा जहां पर शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कांग्रेस का कमान है उसने इस चीज की इजाजत नहीं दी। केसी वेणुगोपाल के साथ सूत्रों के मुताबिक जो महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात हुई उसमें फ्रेंडली फाइट किसी भी सीट पर नहीं हो सकती, इस बात को उन्होंने साफ कर दिया। एक सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी तो सभी सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी, ये बात कह दी। कोलिजन का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा और इसका सीधा सीधा एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो सांगली को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, लेकिन एक तरह से वो शिवसेना यूबीटी को सीट मिल चुकी है ऐसा मानकर चल सकते हैं। अब भिवंडी को लेकर महाविकास आघाड़ी में काफी अनबन है और वो अनबन शरद पवार और कांग्रेस के बीच में है। कहीं ना कहीं शरद पवार अपने जो पार्टी के मेंबर है उनको टिकट देना चाहते हैं, कांग्रेस अपना उनका जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का उसे वो सीट देना चाहती है। अब भिवंडी की जब भी सीट अनाउंसमेंट होगी तो जिस तरह से सांगली के टाइम पर हड़कंप मचा है उस तरह का महाविकास आघाड़ी में हड़कंप मचेगा। लेकिन क्या ये कोलिजन टूट जाए, इस तरीके की एक तरह से डिसएग्रीमेंट है क्या? अभी तक इस स्थिति में ऐसा नहीं लगता है। महायुति की अगर आप बात करें तो उसमें यहाँ जो जितना एमवीए में है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाई दे रही है। इस वक्त आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो काफी प्रेशर में दिख रहे हैं। जब शिवसेना उद्धव ठाकरे से अलग हुई उसके बाद एकनाथ शिंदे तकरीबन 13 सिटिंग एमपीज को साथ में लेकर आए थे और ये माना जा रहा था कि कम से कम उन 13 एमपीज को तो आप कह सकते हैं कि सीट मिलनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिससे शिवसेना के जो सिटिंग एमपीज हैं वो नाराज दिख रहे हैं। और यहाँ तक की बात है कि अभी तक
एकनाथ शिंदे ने कल्याण की सीट, जहां से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ते हैं, वो सीट अनाउंस नहीं की है ताकि बाकी कैंडिडेट्स को ऐसा ना लगे कि उनकी सीट अनाउंसमेंट में डिले हो रहा है, मतलब उनकी सीट जाने वाली है। आप कह सकते हैं कि नासिक को सीट को लेकर के सिटिंग एमपी जो है हेमंत गोडसे, वो एक तरह से मोर्चा लेकर के आए और अपनी जो शक्ति है उस इलाके में वो वर्कर्स के साथ आकर एकनाथ शिंदे के सामने दिखाई। वैसे ही हेमंत पाटिल एक दूसरे आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वर्षा बंगले पर अपने लोगों को लेकर के आए और सीट की उन्होंने मांग की है। तो अभी आप कहें कि नासिक की सीट की बात हो, कल्याण और ठाणे, जैसे कि ठाणे आप कह सकते हैं कि शिवसेना का एक हमेशा से एक गढ़ रहा है, वहां से चुनाव लड़े गए हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए यह बहुत जरूरी है कि थाने से वो कैंडिडेट दें, लेकिन जो स्थिति अभी एकनाथ शिंदे के लिए बनती नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि थाने और कल्याण, उसके पास का जो इलाका है, ये दोनों सीट्स एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाएगी। थाने में एकनाथ शिंदे के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं पर कल्याण में क्योंकि उनके बेटे की सीट है तो एक तरह से ये निजी एक उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि सीट लाना बहुत जरूरी होगा। अगर थाने और कल्याण की दोनों सीट ले लें एकनाथ शिंदे, तो फिर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की जो सीट है और नासिक की सीट है, ये सीटें नहीं मिल पाएगी जो उनकी सिटिंग सीटें हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए कैच 22 वाली सिचुएशन हो गई है, जहां पर बीजेपी एक तरह से एक लीडिंग पार्टनर होना चाहती है महायुति में, कम से कम आप कह सकते हैं कि 25 सीटों पर लड़ना चाहती है। वहीं पर अजीत पवार को भी एडजस्ट करना है। अगर नासिक की सीट अजीत पवार को चली जाती है, उनके खेमे में चली जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा एकनाथ शिंदे के लिए कि उनकी सीटिंग एमपी की सीट वो बचा नहीं पाए। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सीटें तो अनाउंस हो रही हैं, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं अभी भी जिस पर एक तरह से अनबन है और अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और सिर्फ बातें इधर ही खत्म नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिल रही है महाराष्ट्र में, वो उस पार्टी को छोड़कर या तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या दूसरी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप अभी देखें कि जलगांव की सीट पर सिटिंग बीजेपी के जो सांसद थे उन्मेष पाटिल, उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना ज्वाइन कर ली और अपने करीबी शख्स जो है उनको टिकट वहां से दिला दी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग एक तरफ होगा, उसके बाद इंडिपेंडेंट्स एक रोल प्ले करेंगे, उसके बाद जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे कि एमआईएम को कुछ सीटें आ सकती है, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर जिनका काफी दिलचस्प रोल रहा इस इलेक्शन में, एमवीए के साथ वो कोलिजन करते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो कोलिजन आखिरकार सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि एस्पिरेशनल टारगेट जो है वो लेकर चल रही है महायुति, जो कि है 48 में से 45 सीट्स जीतने का। अभी भी आप ओपिनियन पोल्स अगर देखें तो ज्यादातर सीट से महायुति जीत रही है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो एमबी और महायुति के बीच में इतना ज्यादा नहीं है। यानी कि कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में होने वाली है। हर एक सीट पर आप कह सकते हैं कि नजर होगी और ये सीट जिताकर लाना ऐसी कोशिश होगी। वहीं पर आप कह सकते हैं अपोजिशन यहाँ पर स्ट्रांग होता दिख रहा है, कुछ कैंडिडेट छोड़कर भी आप कह सकते हैं शरद पवार के साथ हो या फिर उद्धव ठाकरे के साथ हो आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सीट शेयरिंग जिन सीट्स पर फंसी हुई है वो कब तक सुलझती है और एक तरह से कब ये चित्र साफ होता है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है, कितनी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो विषय की जानकारी है वो आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।